और हमास स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था इस समस्या को दुनिया के स्टेज पर ले आना, वापस सेंटर स्टेज पे आ गया है गल्फ में, एटलीस्ट वेस्ट एशिया में। तो वो उस ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल रहा है। इजराइल का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि वो हमास का नेस्तनाबूद कर देगा, उनको खत्म कर देगा, लास्ट मैन जो टेररिस्ट है उसको वो खत्म करेगा। उस ऑब्जेक्टिव में वो सफल नहीं हुए। क्या हमास देखा जाए तो अभी एक कदम आगे है इजराइल से अभी तक? देखिए, हमास एक कदम आगे इस सेंस में है कि उसने फलस्तीन की समस्या को फिर सेंटर स्टेज पे ले आया। इजराइल बैकफुट पे है, या जो कह लें, क्योंकि इजराइल चाहता था वो नहीं हुआ। तो क्या अमेरिका अपने लिए एक परमानेंट बेस ढूंढ रहा है गजा की जमीन पर, और क्या वो यहाँ पर सुरक्षित रह पाए? बिल्कुल, आपने ओवरऑल एक अमेरिका का रोल यहाँ जानने की कोशिश की है। देखिए, अमेरिका एक सचमुच बड़ा ही विकट राज्य है। विकट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ उनको बम भी दे रहा है और एक तरफ गाजा को बोल रहा है आप रसद भी ले लिए, चावल गेहूं भी ले जाइए हमसे। सभी को आदाब, आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद, और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं जेएनयू के, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा, दिल्ली में है। जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पूरे जो दुनिया की मालूमात है, जानकारियां हैं, जियोपॉलिटिक्स है, तब्दीलियां हैं, जो जहाँ की मतलब जितनी भी संस्कृतियां हैं उस सब के बारे में जेएनयू के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बताते हैं। अमिताभ सिंह साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है, मुद्दत के बाद आपसे बात हो रही है। मसला गजा का है, और आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आप गाजा गए हैं, फलस्तीन के बाकी हिस्से वेस्ट बैंक भी गए हैं, आप इजराइल भी गए हैं, और आपने वहां बहुत करीब से, बहुत बारीकी से सब कुछ देखा है। 170 दिन हो चुके हैं गाजा में इजराइल की जो जंग है थोपी गई उसके खिलाफ, उसको होते हुए 32,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर बेकसूर हैं, 99%, और उनमें से भी ज्यादातर औरतें बच्चे। सीज फायर की कितनी बातें हों, क्या आपको लग रहा है कि कोई सीज फायर हो पाएगा, गजा में कुछ बच पाएगा? क्या हमास या इजराइल में से कोई भी अपनी शर्तों से पीछे हट पाएगा, और गजा का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मैं गजा नहीं गया था। फिलिस्तीन का वो पार्ट जो वेस्ट बैंक है वहां गया था, और गजा में विदेशियों को जाने की अनुमति नहीं है, इजरायलियों को भी जाने की अनुमति नहीं है। बहुत लिमिटेड लोग जा सकते हैं। तो देखिए, जो इजराइल में हो रहा है वो, मैं तो यही मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है एक स्टेट द्वारा जिसका नाम है इजराइल। कि क्या मुमकिन है हमास का और इजराइल का सीज फायर हो जाना, एक परमानेंट सीज फायर जो हमास चाह रहा है? देखिए, इजराइल कभी भी परमानेंट सीज फायर के लिए तैयार नहीं होगा, ये तो आप मान लीजिए। क्योंकि अगर परमानेंट सीज फायर मान लेंगे तो वो यथास्थिति हो जाएगी, स्टेटस को हो जाएगा जो पहले था, यानी जो जहां है वहां रहेंगे। हमास ये चाहता है, क्योंकि हमास को के चाहने न चाहने उनके क्या है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमास को लगता है कि इसमें सिविलियन बहुत कैजुअलिटी हो रही है, हमास का जो सपोर्ट है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे सिविलियन ये होंगे। और हमास को जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि वो इस समस्या को दुनिया के स्टेज पर ले आना, वो वापस सेंटर स्टेज पे आ गया है गल्फ में, एटलीस्ट वेस्ट एशिया में। तो वो उस ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल रहा है। इजराइल का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि वो हमास का नेस्तनाबूद कर देगा, उनको खत्म कर देगा, लास्ट मैन जो टेररिस्ट है उसको वो खत्म करेगा। उस ऑब्जेक्टिव में वो सफल नहीं हुए। जो हॉस्टेजेस को छुड़ाना था उसमें वो सफल नहीं हुए हैं। उसमें जो उनके जितने लीडर्स हैं उनको वो पकड़ नहीं पाए हैं, और कोई भी एक क्रेडिबल जो दिखाने के लिए अपनी जनता के लिए होगा वो नहीं करेंगे। और जब तक वर्तमान सरकार जो बिन्यामिन नेतन्याहू की है वो अगर सत्ता में है तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये युद्ध खत्म हो। वो सुलगती रहेगी, वो निहारी जो बनती है। एक लफ्ज में आपके इसी बात से, बस एक ही लफ्ज वाला आपसे जवाब चाहता हूँ। गजा पूरा बर्बाद हो गया, फिर भी इस हिसाब से हमास कामयाब हो गया कि दुनिया के सामने फलस्तीन का इशू छिड़ गया है।
और इज़राइल गज़ा को बर्बाद करके भी कहीं बैकफुट पर है। वो तीनों बातें, हमास को बर्बाद करना, हॉस्टेज छुड़ाना, ये सब कुछ, और तीसरा जो था कि हम पूरा एक नए तरीके की रिजीम यहाँ पर बना देंगे, उस सब में अभी नाकामयाब है। क्या हमास देखा जाए तो अभी एक कदम आगे है इज़राइल से अभी तक? देखिए, हमास एक कदम आगे इस सेंस में है कि उसने फ़लस्तीन की समस्या को फिर सेंटर स्टेज पे ले आया है। हुँ, इज़राइल बैकफुट पे है, या जो कह लें, क्योंकि जो इज़राइल चाहता था वो नहीं हुआ। नहीं, और ओके। इज़राइल के जितने भी सिंपैथी थी यहूदियों के हुँ, प्रति, इज़राइली स्टेट के प्रति, मैं तो यहूदियों के प्रति तो नहीं कहूँगा, इज़राइली स्टेट के हुँ। प्रति, वो कम होती जा रही है। अमेरिका और भी खुल के फ़लस्तीन बोलने और लगा गज़ा है। के लिए सिम्पैथी जो है एक बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। मैंने आज ही अब यूके पार्लियामेंट की कल ही तस्वीरें देखी। यूके पार्लियामेंट के बाहर बहुत सी औरतों ने अपने बाल मुंडवा दिए, जेनोसाइड कह के जो गज़ा में हो रहा है, उसके खिलाफ। हमें याद है कि ईरान की एक जो हिजाब के लिए एक लड़की की हत्या हो गई थी या मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में बवाल हुआ था, इंडिया में भी हुआ। तो किसी के बाल मुंडवाने पे बड़ी खबर चली थी। आज कई औरतों ने बाल मुंडवाए हैं गज़ा के लिए, लेकिन खबर बनी नहीं अमिताभ जी। मीडिया का भी जो है ना वो बड़ा मसला है। इसीलिए हम और आप यहाँ बैठे हैं। अच्छा, एक बात और है सर, गज़ा में यूएस जो है, एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन जो है, वो सीज़फायर कराना चाह रहे हैं। वो एड भी बरसाने लगे हैं हवाई जहाज़ों से। एक पोर्ट बनाने जा रहे हैं, यूएस आर्मी और इज़राइल मिलके वो पोर्ट बना रहे हैं। क्या वाक़ई ये पोर्ट जो बन रहा है गज़ा के साहिल समंदर पर, ये गज़ा के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए बन रहा है, या गज़ा के किनारे कुछ और है जिसे निकालने के लिए बन रहा है? क्या इस खित्ते के दूसरे मुल्क इससे इनसिक्योर नहीं होंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि इज़राइल की सिक्योरिटी में अमेरिका एक ऐसा बेस ढूँढ रहा है, जहाँ कभी भी कोई सत्ता या सरकार पलट जाए या कोई भी पावरफुल हो जाए, लेकिन उससे खतरा नहीं होगा। जैसे आजकल नाइजर में हो रहा है, जैसे अफ़गानिस्तान में हो चुका है, जैसे इराक धमकी दे रहा है कि बाहर निकलो, हमारी ज़मीन खाली करो। क्या अमेरिका अपने लिए एक परमानेंट बेस ढूँढ रहा है गज़ा की ज़मीन पर, और क्या वो यहाँ पर सुरक्षित रह पाएगा? बिल्कुल, आपने ओवरऑल एक अमेरिका का रोल यहाँ जानने की कोशिश की है। देखिए, अमेरिका एक सचमुच बड़ा ही विकट राज्य है। विकट हुँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ उनको बम भी दे रहा है और एक तरफ गाज़ा को बोल रहा है, आप रसद भी ले लिए, चावल, गेहूँ भी ले जाइए हमसे। जी, जी। ये जो पियर बना के और उसमें जहाज़ों से वो रसद भेजना चाहते हैं, उसमें 2 महीने लगेंगे, 30 दिन से 60 दिन के बीच लगेगा। फ़ेमाइन उसमें क्या ऑलरेडी है। हाँ, उसमें क्या आएगा, क्या जाएगा, वो वक़्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो है कि इस सब डिप्लोमेसी में जो अमेरिका की एक नैतिक का एक नैतिक नेतृत्व था, मॉरल लीडरशिप थी, वो कमतर होती जा रही है। दुनिया के लोग अब ये समझने लगे हैं कि अमेरिका जो है एक डुअल गेम कर रहा है, और वो यूक्रेन को अगर आप देखें, यूक्रेन और गज़ा दोनों एक साथ चल रहे हैं अभी। यूक्रेन में एंथनी ब्लिंकन का अगर आप स्टेटमेंट सुने तो वो क्या कहते हैं, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि द बॉम्बिंग ऑफ द चर्चेस, स्कूल्स एंड किंडरगार्टन्स एंड हॉस्पिटल्स कैनॉट बी द न्यू नॉर्मल। वही एंथनी ब्लिंकन यही बात गजा में इजरायलियों के लिए क्यों नहीं कर रहे? तो आप समझ सकते हैं वो नैतिक, और यही नहीं, वहां की आंतरिक राजनीति भी इससे बहुत प्रभावित हुई है। ये सही है कि जो इजराइल के सपोर्टर्स हैं अमेरिका में, हुँ, वो बहुत पावरफुल हैं, उनकी एक बहुत बड़ी लॉबी है। लेकिन कोई भी ये मानने के लिए आप, और अभी भी 60% से ज्यादा लोग, ये 60% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि अमेरिका जो है वो सही कर रहा है इसराइल में, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अमेरिका को भी लग रहा है कि आने वाले चुनाव में इलेक्शन जो है, ट्रंप, चुनाव जी जी, नवंबर में। राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये हो सकता है कि ट्रंप बैकफुट पर आ जाए, क्योंकि वहां उन्होंने कुछ किया ही नहीं, एक तरह से देखा जाए तो। शुरू में उनको एयर कवर दिया, सी कवर दिया, कहा कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी अपने बचाव का पूरा अधिकार है। ट्रम्प, सॉरी टू लेकिन से, ट्रम्प बैकफुट पर या बाइडेन बैकफुट पर? बाइडेन, आई एम सॉरी, बाइडेन बैकफुट पे है, और वो कहते थे कि अमेरिका डिफेंड करेगा, और पूरी तरह से, एक तरह से आप माने कि ये वॉर को शुरुआत करने में जो सबसे ज्यादा मदद की वो
बाइडेन साहब ही थे या अमेरिका ही था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से अभी गतिविधियां चल रही हैं अमेरिका की, वो अगर एड पहुंचाना चाह रहे हैं वो आएगा, लेकिन वो एड आप समझिए ना, 22 लाख लोग हैं, 22 लाख लोगों के लिए कितने जहाजों पर एड आएगा। तो और 22 लाख अगर मील डेली देने की बात कह रहे हैं। मील डेली, और 22 इंटू 2 44 लाख, कम से कम आप 2 मील्स देंगे। और दिन में। अभी भी 90% जनता एड पर डिपेंडेंट है खाने के लिए। यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुतरेस ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है इजराइल के खिलाफ, और ये एक तरह से जो वहां गजा में हो रहा है उसके खिलाफ। जी और वो अमेरिका यहां चाहता तो एशडोद एक जगह है गजा जी के बॉर्डर से जी 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 50 जी। किलोमीटर दूर, वहां पोर्ट है, वहां से रसद आ सकता था, एग्जिस्टिंग डीप सी नहीं, पोर्ट है ये। राफा में इतने ट्रक खड़े हुए हैं सैकड़ों, वो बॉर्डर खोलने में क्या प्रॉब्लम है? जहां डेली 500 ट्रक आता था, वहां अगर 5 ट्रक भेजेंगे तो हालात, और ये मैन मेड है, ये मानवीय त्रासदी है। तो कहने का मतलब है अमेरिका एक बहुत डुअल गेम खेल रहा है, जिस और आने वाले तारीख में, इतिहास में आप देखेंगे कि इसमें अमेरिका का रोल सबसे ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि ऐसे समय में जब लोग मारे जा रहे हैं, भुखमरी हो रही है, बॉम्बिंग्स हो रही है, सिविलियन पे, चर्चेस पे, मस्जिदों पे बम गिराए जा रहे हैं, उस समय अमेरिका शांत बैठा हुआ है। उस समय नहीं, ये तो उनकी आप मदद जो की वो कर। पियर अमेरिका बनाने की बात कर रहा है, पियर या पोर्ट, उसको आप भी उतना ही संदिग्ध नजर से देख रहे हैं जितना मैं और जितना कुछ और लोग देख रहे हैं। मैं तो कुछ ज्यादा ही संदिग्ध नजर से देख रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं इजरायली क्या चाहते हैं थे, या क्या चाहते हम्म, हैं अभी, वो चाहते हैं जितने भी फलस्तीनी हैं छोड़ के चले जाएं यहाँ से। तो कहीं ये पियर का इस्तेमाल उसके लिए तो नहीं करने जा रहे हैं, ये मेरी मतलब अंग्रेजी मैंने में कहते सर हैं। आज कहीं पढ़ा है, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हेडलाइन पढ़ता तो मैं श्योर होता, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर पहले खबरें आती हैं कि कहीं नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो पियर बन रहा है या जो पोर्ट बन रहा है, वो फिलिस्तीनियों के डिपोर्टेशन के काम आएगा, डिपोर्ट करने में, उसमें मदद करेगा। देखिए, एक सबटेक्स्ट हमेशा इजराइल में चलता रहता है, हम्म, वो है कि मुझे नहीं पता, फिलिस्तीनियों को जहां जाना है जाए, इजराइल हमारा है। इनका इनिशियल भी, अगर जब आप युद्ध शुरू हुआ था, मैं तो गजा को हालांकि युद्ध नहीं कहता हूं, जब ये गजा संकट शुरू हुआ था, तो आपने देखा होगा ये जॉर्डन पास के पास जा रहे थे, ये इजिप्ट के पास जा रहे थे, ये ब्लिंकन जो हैं वो सारे एक दूसरे को मिलाने की जोड़, ये इनका इंटेंशन था इजरायलियों का कि पहले हम इनको इजिप्ट भेज देंगे, गजा के लोगों को, और बाकी जो वेस्ट बैंक है वो वेस्ट बैंक खाली करा के इनको जॉर्डन भेज देंगे। जॉर्डन जी के शाह ने एकदम क्लियर कह दिया, वहां के राजा ने, किंग हुसैन ने, कि हम ऐसा, ये एक रेड लाइन है जो हम क्रॉस नहीं करेंगे, यानी हम कोई भी फिलिस्तीनी को वेस्ट बैंक से जॉर्डन में नहीं बुलाएंगे। इजिप्ट भी बड़ा क्लियर था, भाई हमास है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड का पार्ट है, और वो मुस्लिम ब्रदरहुड का पार्ट को हम अपने पास, अपने में क्यों मिलाएं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा विकट स्थिति फिलिस्तीनियों के, जितने भी उनके नेबर्स थे उन्होंने मना कर दिया उनको एक्सेप्ट करने। रफा बॉर्डर खोल सकते थे उन लोगों के लिए जो सीरियसली इंजर्ड थे, बीमार थे, बच्चे थे, नहीं खोला इजिप्ट ने, इतने दबाव पड़ने के बाद भी। जॉर्डन, रॉयल जॉर्डेनियन आर्मी जो है ऊपर से रसद गिरा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सबटेक्स्ट है पूरे इजरायली जनता का, कि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये गजा पट्टी को खाली कर दे, वेस्ट बैंक को खाली कर दे, तो पूरा इजराइल जो है मैं वो हमारा मैं होगा। जूडिया फिर और मैं समारा कहते जी हैं। जी जी। फिर बड़े वेस्ट बैंक। इन मुस्लिम ममालिक को बड़ी गालियां पड़ रही, उनको मैं जरा, उनको बाद में उस तरीके से लूंगा, लेकिन ये जॉर्डन या इजिप्ट का ये जो फैसला आप डिस्कस कर रहे हैं, अल सीसी ने या किंग अब्दुल्ला ने जो लिया अपने बॉर्डर ना खोलने का, क्या ये बेशर्मी है, या ये वो जानते हैं कि अगर हमने रिफ्यूजीज के लिए आज बॉर्डर खोल दिया तो हम रिफ्यूजीज की बाढ़ को रोक नहीं पाएंगे, और फिर गजा की पूरी जमीन इसराइल के कब्जे में आ जाएगी, जो पूरे खत्ते के लिए बहुत गलत होगा, मुश्किल होगी, क्योंकि इसके बाद वो अदरक के पंजों की तरह हमारी तरफ फैलेगा, तो वो देखिए, फलस्तीन की जमीन को जी बोलिए। ये दोनों जमीनें जो हैं, वेस्ट बैंक और गजा,
आप देखेंगे कि ये वेस्ट बैंक कहाँ था, पहले तो जॉर्डन में था, गजा कहाँ था, इजिप्ट के साथ था, ठीक है। तो हम्म। इनकी इनकी अपनी एफिनिटी तो उनके साथ है, ये भी अरब हैं, अरबी भाषा बोलते हैं, लेकिन इनको वहां रखा, इसलिए रखा कि इजिप्ट नहीं चाहता था कि जो गजा से लोग, हमास के सिंपैथाइजर, हमास के वॉलंटियर्स, हमास के एक्टिविस्ट, वो हम्म। इजिप्ट में आए। इजिप्ट में अगर आए। वो आते हैं और कुछ टेररिस्ट इंसिडेंट करते हैं, बम रॉकेट छोड़ते हैं, तो इजिप्ट पे आ जाएगा सारा दारोमदार कि आपने भिजवाया है, आपने उनसे आपकी लड़ने वजह के लिए से। तैयार हो जाएगा। यही हम्म। कमोबेश हाल वेस्ट बैंक का है, जॉर्डन का है, उसके रिस्पेक्ट में कि वो, उनके उन्होंने बॉर्डर में कहा कि चेंज नहीं आपको तो वेस्ट बैंक दे दिया है, अब आप वेस्ट बैंक खाली कराना चाहते हो, ये कैसे संभव है। और वहां भी वही होगा। समस्या आएगी कि वहां के अगर टेररिस्ट एक्ट होंगे तो लोग कहेंगे कि देखो, ये वेस्ट बैंक वाले जो है वहां जाके, जॉर्डन से जाके, और इसमें जॉर्डन सरकार का भी हाथ है, यानी तनाव तब भी बना रहेगा, तनातनी तभी बना रहेगा। तब इजराइल का एक दूसरे फ्रंट पे जो है क्लैशेस होने लगेंगे, ये मसला है सारा। और हमास स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था इस समस्या को दुनिया के स्टेज पर ले आना, वापस सेंटर स्टेज पे आ गया है, गल्फ में एटलीस्ट, वेस्ट एशिया में, तो वो उस ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल रहा है। इजराइल का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि वो हमास को का नेस्तनाबूद कर देगा, उनको खत्म कर देगा, लास्ट मैन जो टेररिस्ट है उसको वो खत्म करेगा, उस ऑब्जेक्टिव में वो सफल नहीं हुए। क्या हमास देखा जाए तो अभी एक कदम आगे है इजराइल से अभी तक? देखिए, हमास एक कदम आगे इस सेंस में है कि उसने फलस्तीन की समस्या को फिर सेंटर स्टेज पे ले आया। इजराइल बैकफुट पे है, या जो कह लें, क्योंकि इजराइल चाहता था वो नहीं हुआ। तो क्या अमेरिका अपने लिए एक परमानेंट बेस ढूंढ रहा है गजा की जमीन पर, और क्या वो यहाँ पर सुरक्षित रह पाए? बिल्कुल, आपने ओवरऑल एक अमेरिका का रोल यहाँ जानने की कोशिश की है। देखिए, अमेरिका एक सचमुच बड़ा ही विकट राज्य है। विकट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ उनको बम भी दे रहा है और एक तरफ गाजा को बोल रहा है आप रसद भी ले लिए, चावल गेहूं भी ले जाइए हमसे।